इसलिए कि लाइफ का पड़ाव होता है। कोई परेशान ना करे। हाँ, ये बात भी सही है कि नेता बन गए तो कम से कम नेता तो परेशान करना आपको बंद कर देंगे। ये तो ये मजाक मजाक में आपने गहरी बात कही है, सच बात है वैसे ये। नहीं, सच बात है। हाँ सही बात है। मैंने मजाक में नहीं बोली, सीरियसनेस में बोली। एक फर्क पड़ता है जी, डेफिनेटली पड़ता है, पर आजकल उल्टा भी है। पॉलिटिक्स में इतना ईमानदारी से नहीं बोलते सर। अच्छा, तो मैं उस लेवल का पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मैं अपनी ईमानदारी को छोड़ पाऊँ। हाँ। देखिए, लाइफ की जर्नी होती है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया कि मैं हलवाई था, हलवाई से ऑटोमोबाइल डीलरशिप, एजुकेशन, एजुकेशन में भी चलो यूनिवर्सिटी बन गई। अब उसके बाद क्या हम्म। कि प्रभु ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है कि आपने, यदि मेरे यहाँ 40,000 बच्चा है रेगुलर, 50 से 60 हज़ार डिस्टेंस एंड ऑनलाइन का, तकरीबन 1 लाख बच्चा है, तो उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने की प्रभु ने थोड़ी सी हमें क्षमता दी है और कर भी रहे हैं पॉजिटिव वे से। लेकिन यदि आपने ज़्यादा की लाइफ इन्फ्लुएंस करनी हो, पूरे स्टेट के बच्चों की करनी हो, पूरे देश के बच्चों की करनी हो, या देश के और सेगमेंट्स हैं, बुजुर्गों की, किसानों की, मजदूरों की, बिजनेसमैन की, दुकानदारों की करनी हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स को हम बुरा मानते हैं कि पॉलिटिक्स मीन्स गलत गलत गलत। यदि सभी लोग ये सोचने लग गए कि पॉलिटिक्स गलत है, तो उसमें कौन जाएगा? अच्छे लोग नहीं जाएंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे, तो बुरे लोग जाएंगे। पढ़े लिखे, जैसे आप पढ़े लिखे हो, आपने अच्छा किया, आपके 50,000 बच्चे यहाँ पर हैं, आप पॉलिटिक्स में आए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई आपके काम की वजह से। क्या आपने किया पॉलिटिक्स में जिससे लोग ये माने कि पढ़े लिखे लोग आते हैं तो कुछ इम्प्रेशन पड़ता है, या क्या आपके मन में है कि ये करना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स में जहाँ तक आप मेरे बारे में पूछना चाहेंगे, पार्लियामेंट एक ऐसा मंच है, भारत का भी, पूरे हर देशों में पार्लियामेंट या जो भी मेन उनकी असेंबली रहती है, जिसमें आप सरकार को अपनी बात कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं। तो जब आप सांसद के तौर पे एक बात सरकार को कहते हैं या अपने बाकी साथियों को कहते हैं, तो वो आमतौर पे ज़्यादा सीरियसली ली जाती है और सरकार को उस बात पर जवाब भी देना होता है। तो आप, चांसेस हैं आप जो सरकार की पॉलिसीज बनने हैं, लॉ बनने हैं और चीज़ें बननी है, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकें पॉजिटिव तरीके से। तो वो काम मैं बखूबी करने की कोशिश करता हूँ। क्या किया आपने राज्यसभा सांसद के तौर पर? कौन सा मुद्दा उठाया आपने जो आपको लगता है कि ये मैंने जनता का मुद्दा उठाया, देखो पढ़े लिखे लोग आते तो ऐसा होता है? नहीं, मैं एक बात थोड़ी करेक्ट करना चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग आएंगे ऐसा होगा, ये तो एक पार्ट है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते लेकिन देश के लिए करना चाहते हैं, वो भी अच्छा करते हैं लाइफ में, और पॉलिटिक्स में भी, हर जगह करते हैं, पॉलिटिक्स में भी करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला था। मेरे ख्याल कोई, जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है पार्लियामेंट में, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए, शायद कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होगा जो मैंने 3 साल में ना उठाया हो। कल ही मैंने रेलवे पे मुद्दा उठाया, उससे पहले जो बाहर के लोग आते हैं गलत तरीके से इमिग्रेशन करते हैं, वो मुद्दा उठाया, फाइनेंस पे मुद्दा उठाया, इंश्योरेंस पे उठाया, बैंकिंग पे उठाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे उठाया, मजदूरों पे उठाया, दुकानदारों पे उठाया, डिफेंस पर उठाया, इंटरनेशनल रिलेशंस पर उठाया। मेरे ख्याल कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं होगा हमारी सोसाइटी का, हमारी गवर्नेंस का, जिस पे मैंने। राघव चड्ढा ने एविएशन उठाया था, आपने रेलवे उठाया। रेलवे में क्या उठाया आपने? क्योंकि चड्ढा जी का तो हमको याद है, उन्होंने कहा भाई साहब थोड़े सस्ती करवाइए, चाय कॉफ़ी बड़ी महंगी मिलती है एयरपोर्ट पे। यदि आप सस्ती महंगी की बात करेंगे तो जो मैंने कल एक बात बोली है कि यदि आज मैं मुंबई की रेलवे की टिकट बुक कराता हूँ राजधानी में, तो वो 4300 रुपये की आती है, और मैं एयर की टिकट बुक कराता हूँ तो वो 4200 रुपये की है, और यदि मैं राजधानी फर्स्ट क्लास की कराता हूँ तो वो 5500 रुपये की है। मीन्स एयर सस्ता है और ट्रेन महंगी है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो जो कीमत की बात तो करें तो ये है। फिर मैंने मुद्दा उठाया कि जितनी बड़ी राजधानी ट्रेन है उससे बड़ी वेटिंग लिस्ट होती है। फिर मैंने मुद्दा उठाया कि हमें
जो रेलवे की बुकिंग करानी होती है ना, उसमें बुकिंग कराना शायद मुश्किल होगा, जेई का एग्ज़ाम पास करना आसान होगा, क्योंकि मंत्री जी हमारे जो वैष्णव साहब हैं वो आईआईटी पास आउट भी हैं और आईएएस भी हैं। तो उनसे मौज काट लिया आपने। तो नहीं, मैंने उनको यही रिक्वेस्ट की, मंत्री जी आपने शायद जेई में इतनी मेहनत नहीं करनी की होगी जितना एक टिकट बुक कराने के लिए करनी पड़ती है लोगों को आज भी। नहीं, दैट्स ट्रू। मतलब दैट इज वेरी स्ट्रेंज, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और आज भी इतनी हमें मेहनत क्यों करनी पड़ती है? व्हाई कांट वी सिंपलीफाई? सुबह हैक, वो 10 मिनट जो खुलता है वो हैक होता है, नहीं दलाल लोग उस पे बुक कर देते हैं, यही होता है सर। नहीं, मैंने तो ये बोला उनको कि किसी हैकर की हिम्मत ही नहीं है इसको हैक करे। नहीं, रेलवे की वेबसाइट अगर आप सुबह तत्काल करते हैं तो रुक जाती है, स्लो आती है। एजेंट हैक कर सकते हैं, एजेंट हैक करता है, पर हैकर हैक नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि वो इतनी खतरनाक है एंटर करना ही। हैकर कहेगा मैं कुछ और ही कर लेता हूँ। मतलब कुछ उसमें कुछ टेक्निकल लोचा होता है जिससे आम आदमी का टिकट नहीं होता 10 मिनट तक, फिर जब सारी सीट्स गायब आती है तो वेबसाइट नॉर्मल चले। हाँ, मैंने यही बोला कि इतनी बार सेंसेक्स क्रैश नहीं होता जितनी बार आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो क्या कहा उन्होंने, कुछ कहा आपसे? अभी जवाब देंगे मंडे को वो, आई होप। नाराज तो नहीं हुए आपसे वो कि आपने इतने मजे मुझे लगता है वैष्णव जी बहुत मैच्योर मंत्री हैं और वो जनता की भावनाओं को समझते हैं, और जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अपने जिम्मेवारी के तौर पे, तो वो समझेंगे इस बात को और इम्प्रूव करेंगे, जो मैं समझता हूँ। और मैंने और भी चीज़ देखी है, जैसे आपने बोला कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया। कुछ टाइम पहले मैंने एक मुद्दा उठाया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कि एक आदमी को 20 साल 30 साल 40 साल के संघर्ष के बाद जाके न्याय मिलता है सुप्रीम कोर्ट से कि ये इसकी लैंड एग्जाम्पल के तौर पे ये दिलवा दो, लेकिन फिर भी नहीं दी जाती। मान ली सरकार ने देनी है वापस, वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए चल पड़ता है, वो फिर अगले 2 साल 5 साल उसी में लगा रहता है। तो ये, और सरकारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आमतौर पे सरकार के खिलाफ ज़्यादा होती है, तो ये तो ठीक नहीं है, तो इस पर कुछ किया जाए। तो मुझे मंत्री लॉ मिनिस्टर साहब का लेटर मिला और उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए सभी मंत्रालयों के डिपार्टमेंट्स को आदेश जारी किया कि कोई भी केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना जाने दिया जाए। जो भी कोर्ट ने यदि फैसला दे दिया है और आप फाइनल फैसला है वो, तो उसको लागू किया जाए। तो इस तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब पॉलिटिक्स में असली लड़ाई होती है जनता के बीच वाली। लोकसभा विधानसभा का ही मन है या राज्यसभा? नहीं, हम वहाँ भी पूरी लड़ाई होती है, क्यों नहीं होगी? मन है कि जनता के बीच में जाएंगे, अपना आइडिया रखेंगे। अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं? हाँ, पूछ रहा हूँ मैं। यदि देखिए, क्योंकि रियल पॉलिटिक्स तो वही है, असली खेल, रियल असली दंगल पॉलिटिक्स तो वही है। असली दंगल तो जनता में जाके लड़ने का ही है। आज आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, बाकी लाइफ बदलती है। आप कल क्या सोचते हैं, आपकी भावनाएं हैं मन में ऐसी? वही मैंने बोला ना, लाइफ बदलती है। आप आगे क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, आज एकदम पूछेंगे तो मैं ना करूँगा, पर टाइम बदलता है। आज से हो सकता है 5 साल पहले मैंने राज्यसभा में जाने का भी ना सोचा हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हो। आम आदमी पार्टी ने आपको क्यों राज्यसभा भेजा? ये तो ज़्यादा वो बता पाएंगे, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं पंजाब में हूँ और आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें एक साथ आ गई। 21 मार्च को फैसला आया, 22 को रिजल्ट डिक्लेयर हुए और 11 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुए और 21 मार्च को लास्ट डेट थी नॉमिनेशन फाइल करने की राज्यसभा की। तो वो लोग अच्छे जो भी ढूंढ रहे थे हर सेगमेंट के लोगों को, कि एक स्पोर्ट्स से ले लिया जाए, एक सोशल कॉज से ले लिया जाए, ऐसे अलग अलग सेगमेंट से, तो वो शायद एक एजुकेशन से भी ढूंढ रहे थे। और नेचुरली क्योंकि पंजाब में इलेक्शन लड़ी थी, जान पहचान तो आपकी सभी पार्टियों से रहती है, तो उनसे भी थी मेरी जान पहचान। फिर उनको शायद ये लगा होगा कि मैं उनके इस कार्य में फिट बैठता हूँ कि मैं एजुकेशन सेक्टर से भी हूँ, तो मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अच्छा है स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, यूथ में। हम हलवाई भी हैं और मेरे ब्रदर पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, तो उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी अच्छा है। जैसे हलवाई मीठा बनाते हैं, मीठे में दम बहुत होता है, तो कुछ देखिए, ये एक बड़ा कॉमन परसेप्शन जनता में राज्यसभा को लेकर कि बड़ा आदमी राज्यसभा आता है तो उससे कुछ मीठा मान ले आता है। देखो, परसेप्शन तो कुछ भी हो सकता है, पर इस बात में कहीं भी कोई सच्चाई ना है जी। ना ही थी। हमारे 7 सांसद गए हैं एक साथ, जैसे मैंने बताया, 7 मेरिट पर गए हैं। हाँ, ये तो आपने बताया। हरभजन सिंह का भी नाम मेरे दिमाग में खट से आ गया। हरभजन जी है, बाबे सिच्चावाल जी है, सानी साहब थे, पाठक थे, राघव जी थे, तो सभी
अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे और उन्होंने हर फील्ड का डिवाइड करके लिया है। और आप देखेंगे संसद में कि ओपोजिशन में हम 10 हैं और किसी पार्टी के पास 30 भी हैं, 14 भी हैं, 11 भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दे कौन उठाता है? वो आम आदमी पार्टी के सांसद ही उठाते हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ इम्प्रेसिव कौन बात करता है? आम आदमी पार्टी की संसद ही करते हैं। और उठा के बाहर कौन फेंके आते हैं? वो अलग बात है। जब आप कुछ करोगे तो ये रिएक्शन हो सकता है, हाँ, तो होता है। मुझे संजय सिंह जी की आवाज़ सुनाई पड़ती रहती है कि जो वो कहते हैं, राघव का जैसे मैंने जिक्र किया, हाँ जी, हाँ जी। ये सारे विषय सुनाई पड़े हैं। और हर मुद्दे पे हमारे सारे संसद उठाते हैं और जोश शोर से उठाते हैं। और इस मामले में ट्रेजरी बेंच भी तारीफ करता है कि आम आदमी पार्टी के सांसद दम रखते हैं बात करने का और अच्छी बात करते हैं और लॉजिकल बात करते हैं। मोदी जी से मिलो आप? देखो, देश के प्रधानमंत्री जी हैं तो नेचुरली उनसे मिलने की कोशिश तो करते हैं और मैं मिला भी हूँ। हाउ यू सी नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर? पहली बात तो ये कि 2019 में मोदी जी इसी कैंपस में आए थे। ओके। शायद एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी जिसमें मोदी जी आए हैं अभी तक। और जब वो आए, ये बात मुझे बाद में बताई गई, तो वो आने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जाएं ना जाएं, क्या है, लवली नाम है, जो मुझे बाद में बताएगा ये सारा कुछ। लेकिन आए वो और अच्छा उन्होंने समय व्यतीत किया। पूरा बढ़िया भाषण दिया। इंडियन साइंस कांग्रेस की इनॉग्रेशन थी और वो इतने खुश हुए यहाँ पर आके। जब उन्होंने आके देखा, ये भी बाद में बताया गया कि देन ही वाज वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड कि ऐसा इंडियन साइंस कांग्रेस शायद उन्होंने बाकी किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा था और इतना अच्छा कैंपस भी शायद नहीं देखा था उन्होंने। और इतने इम्प्रेस हुए कि वो देश को एक नया नारा देके गए यहाँ से। जैसे कि हम जानते हैं, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वाजपेयी साहब ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा और मोदी जी ने हमारे कैंपस में जय अनुसंधान जोड़ा। ओके। जो देश को आज तक एक ही नारा दिया भारत के 3 प्रधानमंत्रियों ने मिलके, एक ही, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। और तीसरा पार्ट है जो वो इस प्रांगण में माननीय मोदी जी ने जोड़ा। तो इससे ज़्यादा मेरे लिए या एलपीयू के लिए ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो तो जब सकती। राज्यसभा में आप लोग उनके खिलाफ दहाड़ते हो, लड़ाई करते हो, तो मोदी जी घूरते नहीं कभी ऐसे कि देखिए, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में? वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। उनके लिए हम लोगों का या किसी का भी बोलना बहुत छोटी बात है। लेकिन मैंने देखा है कि जब हम कोई भी बात करते हैं और लॉजिक से करते हैं, डाटा के साथ करते हैं, तो सरकार उसका संज्ञान लेती है। जैसे मैंने बताया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, या और भी चीज़ें, मैंने कई मुद्दे उठाए जिसमें तकरीबन 25% चीज़ों पे सरकार ने संज्ञान लिया और उनको हल किया। तो वो क्यों नाराज होंगे ना? तो यू हैव मेट हिम पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो फिर जीत कर आए हैं तीसरी बार। जी जी। ठीक है, आप अपोजिशन में हो, उनके विरोधी हो, बट आप, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट हो, आप आपने देखा उनकी जर्नी, आप कॉलेज आए, आपको क्या लगता है क्या उनमें एक्स फैक्टर है जो बार बार वो निकल जा रहे हैं, जीत जा रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर तीसरे टाइम तक लोग फेड हो जाते हैं। देखिए, ये तो कुछ तो बेहतर करते होंगे कि वो तीसरी बार चुने गए हैं। वो जनता ने चुना है, तो वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, चुन के बने हैं, तो कुछ तो बेहतर करते होंगे या जनता उनको समर्थन देती है, तो कुछ तो उनमें है। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पर कहूँ तो मुझे याद है जब मैं अपने परिवार सहित उनसे मिलने गया हूँ, तो मेरी वाइफ थी, मेरा बेटा था, मेरी बिटिया थी, मेरे सन इन लॉ थे। तो जैसे हम एंटर किए उनसे मिलने के लिए, वो एकदम खड़े हो गए। देश का प्रधानमंत्री आपके परिवार को ग्रीट करने के लिए खड़ा हो, अब इससे ज्यादा नम्रता क्या होगी? और उन्होंने हम सबको इतना कंफर्टेबल फील कराया और ऐसे जोक्स क्रैक किए उन्होंने। मतलब हम प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में भी सुनते हैं, मौका मिलता है बाहर भी देखते हैं, कि वो इतने जुबिलेंट होंगे, ये आप इमेजिन नहीं करते रूटीन में।
बैठे, जैसे मेरी बिटिया से पूछा आप कहाँ पढ़े हो, उसने बताया NYU, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। मेरे सन इन लॉ से पूछा आप कहाँ पढ़े हो, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। फिर बोलते अच्छा आपका सेम बैच था, तो हाँ जी सेम बैच था। तो अच्छा मतलब ऐसे मजाक में और बड़े प्यार से देखते हुए कि अच्छा मतलब आपकी फिर वहीं दोस्ती हुई होगी। तो वो जो सही भी था। तो नफ्स पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, और फिर फर्दर कंफर्ट किया उन्होंने, कंफर्टेबल किया मैं कि मैं भी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जाके कुछ टाइम पढ़ा था। तो मतलब ही वाज सो नाइस, काइंड एंड जुबिलेंट। तो यही कला है मोदी जी में कि अपोजिशन वालों को खट से पकड़ लेते हो। मुझे लगता है दिलजीत के साथ देखा था आपने, वो टेबल पे ऐसे सैफ अली खान को बुला लिया, आप आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, आपको भी देखिए इम्प्रेस कर दिया। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होंगे जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं, बट ये कला उनके अंदर है कि पार्ट विरोधियों को अपना बना लेते हैं। तभी तो प्रधानमंत्री है। विरोधी तो देखिए मैं तो किसी का विरोधी नहीं हूँ। यदि कोई बात अच्छी है तो मैं तारीफ करता हूँ, बुरी है तो मैं बोलता हूँ, संसद में भी संसद से बाहर भी। और हमारी पार्टी भी इस बात को अप्रिशिएट करती है कि आप सही बात रखिए। हम सभी देश के लिए काम कर रहे हैं, वो सरकार में हम ओपोजिशन में। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम देश के विरुद्ध चल रहे हैं, हम विरुद्ध चल रहे हैं या वो विरुद्ध चल रहे हैं। ना सरकार विरुद्ध चलेगी ना हम लोग चलेंगे, हम मिलके देश के लिए काम कर रहे हैं। वो तरीका अलग हो सकता है कि वो नीतियाँ रखते हैं, हम उनकी आलोचना करते हैं, तो उनको मौका देते हैं उसको करेक्ट करने का, ठीक करने का, वो करते भी हैं। अच्छा वो क्यों नहीं करेंगे बताइए मुझे? आप जो कह रहे यदि वो कोई चीज़ गलत कर रहे हैं हैं। और हम संसद में बोल रहे हैं या बाहर बोल रहे हैं और उनको समझ आता है यार ये बात तो ठीक कह रहा है, कोई भी, मैं या कोई नहीं भी, नहीं, हम भी खराब विषयों पर जमकर ठोक के बजाते हैं सरकार की, तो सवाल पूछते हैं तगड़े। उनको तो एक मौका मिल रहा है टू करेक्ट द सिचुएशन। उन्होंने दोबारा भी तो इलेक्शन जीतना है ना, ये तो नहीं कि आखिरी बार है। दोबारा वो तभी जीतेंगे कि जब नीतियाँ, उनकी पॉलिसीज, प्रोसेसेस, लॉ सही होंगे, लॉ एंड ऑर्डर सही होगा। तो उनको तो फीडबैक मिल रहा है टू करेक्ट इट, और क्यों नहीं अवेल करेंगे? कोई भी क्यों नहीं अवेल करेगा? हम भी यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं। यदि बच्चा कुछ हमारे खिलाफ बोल रहा है, पॉलिसीज के खिलाफ, तो हमारे लिए लर्निंग है वो, और हमको इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे सरकार भी करती है, कोई भी। हम पंजाब में, पंजाब सरकार में हमारी पार्टी की है, हम जनता से आलोचना सुनते हैं, उनको देखते हैं और सरकार इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ये तो पार्ट ऑफ सिस्टम है। पंजाब में सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि आप, जैसे हम दिल्ली में बैठ के सुनते तो हमको बड़ा ड्रग्स वक्त सुनाई पड़ता है कि नशा बड़ा कारोबार यहाँ बहुत फैला। आपकी यूनिवर्सिटी में भी सुनाई पड़ता है आपको आसपास इलाके में? क्योंकि जो समस्या होती है वो कॉमन होती है। देखिए नशा जो है ना, वो किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं। मैं चलो फिर से मैं उसको इजी करता हूँ, मैं छोटा करता हूँ सवाल। एलपीयू में नशे की समस्या कभी सुनाई पड़ी? देखिए मैं कहूँ 100% नहीं है तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना पूरे स्ट्रॉन्ग वे से कह सकता हूँ, जो हमारा कैंपस है, कैंपस के अंदर ये समस्या निग्लिजिबल है। कैंपस के अंदर, बाहर कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं, ऐसा करते हो या बदनाम करने की कोशिश करते हो, वो हर जगह होता है, यहाँ भी होगा। ठीक है। लेकिन यदि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं या किसी और भी यूनिवर्सिटी की बात करें, IITs की बात करें, इवन स्कूल्स की बात करें, सब जगह नशा तो होता है, ठीक है। कम या ज़्यादा, लेकिन उसको कंट्रोल पे रखना और उसको फैलने ना देना, ये हमारी जिम्मेवारी है और वो हम बखूबी निभा। ठीक है। आपके यूनिवर्सिटी के लड़कों ने हमको सवाल भेजे थे, लवली प्रोफेशनल वालों अच्छा ने। क्या बात है, अच्छा उनको भी पता लग गया आप हाँ, आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप स्टूडेंट बन जाते लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, हाँ हाँ, तो एक कौन सा नियम होता जो बदल देते आप? मैं स्टूडेंट बन जाता तो कौन सा नियम बदलते? एज ए स्टूडेंट तो मैं कहूँगा अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा खतरनाक है, तंग करती है 75% अटेंडेंस। ये 75% क्यों अटेंडेंस लगाते हो आप लोग? डिबार्ट करके, जैसे कई कई लड़के लोग कहते हैं कि डिबार्ट कर देते हैं, फिर दोबारा फॉर्म भरो, बड़ा पैसा जाता है। एक बिल्डिंग और खड़ी हुआती है। ये हर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर लड़के कहते हैं ये वाई 75% अटेंडेंस। ये मेरा नॉर्म नहीं है, यूजीसी का नॉर्म है। ये जो भारत सरकार की 17 रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे मैंने भी अपने कॉलेज में डिबार्ट फॉर्म भरे, इसलिए ये दुख मेरा भी है। ये सभी उनके नॉर्म्स हैं, ये हमारे नॉर्म्स नहीं हैं ये। और एक बड़ी सिंपल सी बात है ना, स्टूडेंट हमें फीस क्यों देता है? पढ़ने के लिए, पढ़ने प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट के लिए। सबसे पहले तो पढ़ेगा तो प्लेसमेंट होगी, तभी होगी ना। तो वो जो पैसा दे रहा है मुझे, पढ़ने के लिए दे रहा है,
तो मैं उसको ये तो कह रहा हूँ पढ़ो आके। और मान लो उसकी कुछ बीमारी है, कुछ उसको घर जाना है, कुछ समस्या है, तो 25% छूट है उसमें ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 74.5 है तो भी डिवाइड कर दोगे? नहीं, देखिए उसमें हमारे यूनिवर्सिटी में थोड़ा फ्लेक्सी सिस्टम है कि यदि बच्चा, हमें पता है इस बार इसके अटेंडेंस कम होगी, लेकिन अदरवाइज पिछले सालों में ठीक काम कर रहा था ये, तो हम उसको पिछले टाइम का बोनस दे देते हैं। तो वो टेक केयर करते हैं कि वही बच्चा फंसे जो जनरली मिसयूज कर रहा हो, हाँ, नॉट जनरली, स्ट्रांगली मिसयूज कर रहा हो, वही बच्चा फंसे, लेकिन जो बच्चा जेन्युइन है उसको प्रॉब्लम ना आए। आप क्या टीचर से जुगाड़ उगाड़ लगे निकल जाते लड़के? ना, जैसे हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में करते थे, नहीं हमारे, टीचर को पटा के धीरे से नहीं हमारे यहाँ वो हो ही नहीं 69, सकता। 75 मिल जाता। हमारे यहाँ इसलिए नहीं हो सकता वो कि जो हमारी अटेंडेंस होती है वो रजिस्टर पे नहीं होती, ऑनलाइन। ऑनलाइन होती है और लाइव अपलोड होती है, और लाइव पूरी दुनिया को दिख रही होती है। ओके। लैपटॉप पे होती है और अपलोड होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी हमने एक एजुकेशन रेवोल्यूशन के नाम से एक शिक्षा में क्रांति लाने की मुहिम शुरू की है। उसमें हम बच्चों को कहते हैं कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मान लीजिएगा मूक कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वो कर लीजिए और हमारा एग्जाम पास कर लीजिए अप टू सर्टेन एक्सटेंट, तो हम आपको अटेंडेंस वो उतनी माफ कर देंगे। आप 6 महीना इंटर्नशिप पे चले जाएं, इंडस्ट्री में काम करें, लाइव काम करें, रियल लाइफ में काम करें, जो हम अरेंज करके देंगे आपको, और हम आपकी अटेंडेंस ऑफ कर देंगे, ताकि आप वहाँ जाके सीखें भी, रियल लाइफ में सीखें, किताबों में नहीं, लेबोरेटरी में नहीं, रियल लाइफ में जाके सीखें, रियल इंडस्ट्री की वर्किंग करें, और वहाँ से भी इंटर्नशिप में उनको पैसा मिलता है, सैलरीज मिलती है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अमेजोन में गए हैं और जगह गए हैं, 1.25 लाख रुपये महीने का उनका सैलरी मिल रहा है आज के दिन, इंटर्नशिप मिल रही है स्टूडेंट के तौर पे। तो वो सीखे आप, और आपको अटेंडेंस वो रिलैक्स हो जाएगी क्योंकि आपने वहाँ काम कर लिया। ऐसे ही यदि आप सेट फिल्म प्रोडक्शन के स्टूडेंट हैं और आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई या कुछ बनाई और आपने नेट पे डाली, उसमें आपने कोई कंपटीशन जीता, कोई हैकाथॉन जीता, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, उसके बदले आपको हम ग्रेड भी बेहतर देंगे, आपको अटेंडेंस भी उतनी रिलैक्स हो जाएगी। आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं, हम उनको पैसा देते हैं कि ये लो 20,000 रुपये, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। ओके। आप MBA में आए हैं, 2 साल के लिए मेरे पास है, आते हम देते हैं कि 2 साल जब आप पास आउट करने लगो, यदि आपने उस 20,000 को 1 लाख बना दिया तो आपको ग्रेड उस हिसाब से मिल जाएगा। वाई? क्योंकि जब उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और उसको बढ़ाना है तो उन कंपनियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मैंने उसको गेमिफाइड वे से लर्निंग करवा दी। मैं उसको कहूँ जी 10 कंपनियों के स्टडी करो, उसका एनालिसिस करके लाओ, ये करो, मन नहीं करेगा, उसको मन नहीं करेगा। इसमें उसको मजा आ रहा है, उसको मजा आ रहा है, साथ में पैसा फिर कमा वो रहा है, सीख भी गया, सीख भी आगे गया, और पैसा छापेगा। वो छापेगा, और लाइफ के लिए उसको लर्निंग भी आ गई। नाइस, आई ऐसे लाइक ही- दिस आइडिया। ऐसे ही हर फील्ड में फैशन के बच्चे हैं, उनको कहते हैं अच्छा आप अपीयरेंस गारमेंट्स बनाना चाहते हैं ना लाइफ में, तो आप गारमेंट्स बनाइए और उसको बेचिए मार्केट में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके, हमारी यूनिवर्सिटी में मॉल है, वहाँ हमने उनको शॉप दी है, वहाँ बेचिए, आप पैसा बनाइए। मीडिया वालों को, वो हमारा मीडिया क्षेत्र है। वालों को तो बहुत आसान है। मीडिया वालों में तो आप ब्लॉग्स लिखें, आप राइटअप लिखें, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डालिए, उसमें कितने व्यूज़ आते हैं आपके, उस व्यूज़ के बेस पे हम आपको इवेल्युएट करेंगे, ग्रेड देंगे, अटेंडेंस भी माफ़ कर देंगे उतनी। हमारे पास भेजिएगा, हम सवाल पूछना सिखाएंगे। बिल्कुल भेजते हैं आपको। तो ये हम एजुकेशन रेवोल्यूशन ला के गुड, इट्स गुड थिंग। कि बच्चों को, देखिए बच्चा यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहा है, वो एक डिग्री लेने नहीं आ रहा, ये बात हम सबको मालूम है, या मुझे तो मालूम है एटलीस्ट। हाँ, मतलब आज के टाइम में तो आप ये कैसे, एक जमाना था जब लोग केवल डिग्री जाते थे, लेकिन Now अब it's डिग्री more के लिए than नहीं degree. आते। Yeah, true. मेरे पास केरला का बच्चा आ रहा है, मेरे पास तमिलनाडु का बच्चा आ रहा है, आंध्रा का आ रहा है, हिमाचल तो चलो नज़दीक हो गया, गुवाहाटी से बच्चा आ रहा है, विदेशों से आ रहे हैं। वहाँ कॉलेजेस कम है, बहुत है, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ कम है, आसपास भरी पड़ी हैं। इतनी दूर से बच्चा 3,000 किलोमीटर सफ़र करके आए, हॉस्टल की फ़ीस भी दे, बाकी फ़ीस भी दे, ट्रांसपोर्ट पे भी खर्च करे, क्यों करेगा वो? डिग्री के लिए नहीं। ठीक बात है। तो पड़ोस में भी मिल रही है उसको, वो इसीलिए आ रहा है मेरे पास कि वो करियर बनाना चाहता है।
और हम उसको करियर दे के भेजते हैं, ना कि डिग्री दे के भेजते हैं। डिग्री तो मिल ही जानी है। तो उसके लिए एजुकेशन अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग कभी तरीके आपको से लगता है value कि करते हैं। अगले 10 सालों में यूनिवर्सिटी क्रेज कम हो जाएगा, यदि हमने स्कूलिंग का क्रेज कम हो जाएगा? देखिए, जैसे एक जमाना था, लोग कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान। अब लोग, कई लोग ये मानने लगे कि पढ़ाई से करियर उतना ग्रो नहीं कर रहा, और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप इजीली करियर बना लेते हो, या चीज़ें बदल रही हैं। कई लोगों का मानना है कि अब एजुकेशन जो है शायद वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाए, घर पे बैठ के पढ़ेंगे। कॉलेज कल्चर, कैंपस कल्चर आने वाले टाइम में खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। यदि हम कॉलेजेस ने, हम यूनिवर्सिटीज़ ने अपने आप को नहीं बदला, नए ज़माने के साथ नहीं बदला, तो ये बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। हमें भी बदलना होगा ना, हर चीज़ बदल रही है। कंप्यूटर पहले 286 होता था, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिस कंप्यूटर ने चंद्रमा पे लैंड करवा दिया था सैटेलाइट को, उससे 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर हमारे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन में है। 10 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल हमारे लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे है। तो चीज़ें इतनी बदल रही है, तो एजुकेशन में भी क्यों नहीं बदलेंगी ना, यहाँ भी बदलेंगी। तो क्या लगता है आपको, 10 साल बाद एजुकेशन क्या होगी? 10 साल, 20 साल मान जो लीजिए। 10 साल बाद भी, उसी की हमने एक्सपेरिमेंट अभी शुरू कर दिया है कि जो 10 साल बाद होनी चाहिए, हम आज शुरू करेंगे, 10 साल तक परफेक्शन उसमें क्या कर कर रहे हैं, पाएंगे। वही तो जैसे जानना मैंने है। आपको बताया कि हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चा कैंपस में आए, नंबर 1 वो 100% बच्चे करियर लेके साथ जाए। नंबर 2, हम ये चाहते हैं जो बच्चा कैंपस में जब है, वो एजुकेशन पे जो पैसा खर्च रहा है, वो स्टूडेंटशिप के दौरान ही उसको वापस मिले, उसकी कमाई करके वापस लेके जाए, जितना फीस में दे रहा है। उससे भी ज़्यादा लेके जाए, कम से कम उतना जरूर लेके जाए। ये अच्छा है। हमारे पिताजी बहुत ताने मारे हमको कि तुम पे इतना पैसा खर्च कर दिए हैं। नहीं, उनका ठीक है अपनी जगह पर। तो उस तरीके से हम एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं आज। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि जितने मैंने फीस दी आपको 4 साल में, उतनी मैं लेके चले बहुत जाऊँ? मुश्किल नहीं है। कैसे? जैसे पहली बात तो इंटर्नशिप पे बच्चा कमा सकता है। जैसे मैंने बोला 1.25 लाख रुपए इंटर्नशिप है, और मेरी 1.25 लाख फीस है वो सेमेस्टर तो की। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा ना सर। रेयर नहीं है जी, बहुत होते हैं। सिर्फ हमें उस तरीके से ओरिएंट करना। इंडस्ट्री को जरूरत है। एक बड़ी बात अच्छी हमारे देश में, हमारा देश में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है, इकोनॉमी 3 ट्रिलियन हो गई, 5 ट्रिलियन होने वाली है, सारा कुछ ग्रो कर रहा है। तो वो कौन चलाएगा? लोग ही चलाएंगे ना। यही जो स्टूडेंट्स निकल के जाएंगे वो लोग ही चलाएंगे। हमारे देश में जरूरत है, काबिल लोगों की जरूरत है, सिर्फ उनको सही तरीके से ट्रेन करने की जरूरत है। जैसे एक बीटेक का लड़का 10-12 लाख रुपए आपको 4 साल में देता होगा वो, या और फीस हाँ, शायद हो इतना ही देता था। 12-15 लाख, जो भी फीस हो आपके यहाँ की। कैसे उसे 15 लाख वापस कर दोगे आप? मैंने बोला ना, 1.25 लाख रुपए इंटर्नशिप मिली बच्चे को, हम्म तो 1 साल में 15 लाख हो गया। सारे बच्चों को 1.25 लाख की इंटर्नशिप मिल सकती मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ। एक बच्चे, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, हम यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेल कराते हैं बच्चों को। तकरीबन 10 कैटेगरी की अपॉर्चुनिटी है जिसमें बच्चा पैसा बना सकता है। हम अपने अंदर भी जॉब देते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स देते हैं। फिर बच्चों को अलग अलग तरीके से कहते हैं आप मदद करें, आप हमारे लिए ब्लॉग लिखें, उसमें जितने व्यूज़ होंगे मैं पे करूँगा आपको उस हिसाब से। आप यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइनिंग करें, जैसे हमारा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन डिज़ाइन करें, वील पे टू यू। मतलब हम डायरेक्टली, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली पे मतलब करते हैं। आने वाला टाइम यही है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। आप हैकाथॉन्स होते हैं, वहाँ कंपटीशंस में बहुत बड़ी बड़ी अवार्ड मनी मिलती है। फिर कंसल्टेंसी, अब आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, उनको हम जब स्टूडेंट होता है उसको अपने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एलपी के अंदर भी देते हैं और बाहर भी दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें पैसा बनाओ। वो अपनी फीस बहुत आराम से निकाल सकता है बच्चा, यदि चाहे तो दिल से। फैशन का मैंने पहले एग्जांपल दिया, जर्नलिज्म में आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, और मैं उसको क्रेडिट भी दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही है। आप किसी भी फील्ड का नाम लें, हर जगह ये पॉसिबल है। सिर्फ हम यूनिवर्सिटीज़ को ओरिएंट करना अपने आप को, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने मॉडल पेश किया है, और अभी जनवरी से ही किया, और 2 महीने में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं उसके, और मुझे लगता है मैच्योर होने में 1-1.5 साल लगेगा। ठीक है, मतलब लेकिन इस दिशा में आप सोच रहे हो, ये एक अच्छी चीज़ है। सोच नहीं रहे, कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया आपने। एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सोचना तो अलग की बात है। स्टूडेंट्स को हम डिसीजन मेकर बना रहे हैं कि मान लीजिएगा इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट्स लाने हैं जिसमें आप पैसा कमा सकते हो,
आप बताइए हमें, हम करिकुलम में उसी को इम्बाइब करने